अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, HTML एंड CSS के लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम HTML फॉर्म के बारे में दोबारा डिस्कशन करेंगे। उसमें कुछ एडवांस लेवल पे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबलाइन सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट एडिटर है, जिसके अंदर मैं सारा HTML का कोड राइट कर रहा हूँ। ठीक है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। जैसे ही मेरे पास सबलाइन ओपन होगा, सबसे पहले मैंने फाइल को किसी न किसी लोकेशन पे सेव करना है। लेट्स सपोज मैं डेस्कटॉप पे जाके HTML CSS के अंदर 14.html के नाम से फाइल को सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद यहां पे अपना HTML का कोड लिखना शुरू करूंगा। ठीक है। लास्ट टाइम हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा। फॉर्म के अंदर हमने उनके कौन कौन से फॉर्म के अंदर इनपुट्स टाइप यूज होती हैं वो हमने पढ़ी। ठीक है। उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। और उससे पहले क्लास में हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाना, मतलब कि क्लास ज्यादा लेंथी है तो इसलिए मैंने अलहदा पढ़ाना मुनासिब समझा। ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक इनपुट फील्ड है। ठीक है। इनपुट फील्ड है जिसको आप दे देते हैं टाइप टेक्स्ट। ठीक है। और प्लेस होल्डर लगा देते हैं इंटर नेम। ठीक है। और एक लगा देते हैं आप इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है। ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया। चले मैं इसकी आउटपुट साथ साथ देख लेता हूं। ओपन इन ब्राउजर। ब्राउजर में ये फाइल ओपन हुई। तो ब्राउजर में ओपन होने के बाद यहां पे मेरी इनपुट इंटर नेम का डेटा चल गया। ठीक है। अब आप देखें, जब भी यहां पे आप कुछ भी लिखते हैं, कोई ना, इंटर नेम का मतलब है यहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है। सबमिट किया, सबमिट हो गया। जब दोबारा फॉर्म रीसेट हो रहा है, इसका मतलब सबमिट हो गया। जब इसके बैकएंड पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, डेटाबेसेस करेंगे, तो ये डेटाबेसेस में जाके डेटा सेव हो रहा होता है। लेकिन एक यूजर आता है जो लिखते लिखते टाइपिंग में गलती से वो कोई नंबर या साइन वगैरह इंटर कर देता है। हम सबमिट करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि वो नाम की जगह नंबर या कोई साइन इनपुट कर रहा है। ठीक है। आपको पता है कि जब आपने किसी एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है या कोई भी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो वहां से आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा जाता है। तो आप अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह पे नंबर इंटर करेंगे तो वो तो वैलिड नहीं है। तो इस इनवैलिड डेटा को रोकने के लिए हम पैटर्न यूज करते हैं। पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न एक HTML5 में एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती हैं? ये डेटा को सबमिशन या एक्सेप्ट करने के लिए एक तरीकाकार होता है कि इसमें यह डिफाइन किया जाता है कि आपका इस टाइप का डेटा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका डेटा होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। जो भी डेटा हम इंटर करेंगे वो सबमिशन से पहले उसको रोके कि ये आपका डेटा वैलिड है या नहीं है, उसको चेक करे। ठीक हो गया। पैटर्न के बाद एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। टाइटल मैसेज वो मैसेज होता है जब पैटर्न रॉन्ग होगा तो वो जो मैसेज हमें शो करवाएगा वो टाइटल मैसेज होगा। ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं इंटर वैलिड वैल्यू। ठीक है। मैं वैसे लिख दिया वैलिड वैल्यू। ठीक है। अब मैं जाता हूं यहां पे, क्योंकि इस वक्त मैंने कोई पैटर्न नहीं लिखा। मैं जो भी डेटा लिखूं, सबमिट पे क्लिक करूं तो उसने कहा प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट इंटर वैलिड वैल्यू। उसने एक्सेप्ट करने से पहले मतलब कि उसको जाने नहीं दिया। चाहे मैं SDF लिखा है तो उसको भी नहीं जाने देगा। उसकी वजह क्या है कि मैंने पैटर्न अभी तक टाइप नहीं किया। जब मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया तो इस पैटर्न ने काम करना शुरू कर दिया। पैटर्न लिखने का एक मेथड है। ठीक है। आपने सबसे पहले ये ब्रैकेट लगानी। इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करना होता है कि आपका
किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं स्मॉल a to z, यहां पे ये हाइफन जो है ये डिफाइन करता है मेरा जो वैल्यू है स्मॉल a to z हो। ठीक है, सेव करता हूं, सेव करके मैं इसको चेक कर लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पे कैपिटल A लिखता हूं, उसने कह दिया प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट इंटर वैलिड वैल्यू। ये जो नीचे मैसेज लिखा हुआ है इंटर वैलिड वैल्यू, ये वो मैसेज जो है हमने टाइटल में शो करवाया हुआ है। अगर हम ये टाइटल नहीं देंगे तो वो सिर्फ इनवैलिड वैल्यू का ऊपर वाला ही मैसेज देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे A लिखता हूं तो फिर सिर्फ यही देगा। ठीक है, लेकिन मैं जब स्मॉल a लिखता हूं, सबमिट करता हूं, तो फॉर्म मेरा सबमिट हो रहा हो, चाहे a लिखूं चाहे g लिखूं, ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और काम कर रहा हूं, डबल a लिखता हूं, सबमिट किया लेकिन उसने उसको सबमिशन नहीं की, उसने कहा इंटर वैलिड वैल्यू। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको डिफाइन करता हूं। मैंने ब्रैकेट के अंदर a to z लिखा है, इसका मतलब है जो भी आप करैक्टर नंबर या कोई भी चीज आप टाइप करते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले डिजिट या नंबर या करैक्टर या साइन फर्स्ट जो आपकी इनपुट फील्ड में होगा, तो ये सिर्फ उसको चेक करता है। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज करने पड़ते हैं, एक प्लस का ऑपरेटर होता है, एक स्टैरिक का ऑपरेटर होता है। ठीक है, स्टैरिक का ऑपरेटर ये काम करता है कि अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई वैल्यू ना भी हो तो ये सबमिशन करेगा। चेक कर लेते हैं, अगर मैं विदाउट फॉर्म पुटिंग वैल्यू इंटर करता हूं तो ये सबमिट पे क्लिक करता हूं तो वो कर रहा है, लेकिन प्लस में क्या होता है उसका रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं नहीं पुट करता तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो लॉजिक है पैटर्न के अंदर, एक तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब है वैल्यू लाजमी पुट करो चाहे जो भी लिखो। ठीक है, प्लस का मतलब होता है कम से कम एक वैल्यू को चेक करे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो जितने मर्जी करैक्टर हो। स्टैरिक का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर वैल्यू नहीं भी है देन भी वो सबमिशन करे, लेकिन हमने जब नाम को इनपुट करना होता है तो हमें जरूरी होता है, इसलिए हमने रिक्वायर्ड लगा दिया कि ये रिक्वायर लाजमी है। ठीक है, चलें ट्राई करते हैं। यहां पे मैंने 1 लिखा, इंटर वैलिड वैल्यू, अब 1 वैलिड नहीं है पैटर्न के हिसाब से क्योंकि a to z लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे a लिखता हूं, सबमिट करता हूं, ये वैल्यू सबमिट हो गई। ठीक है, अगर मैं प्लस लगा दूं देन भी ये वैसे ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन पैटर्न का यहाँ पे लॉजिक यही प्लस का होगा कि कम से कम एक वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, एक से नीचे चेक नहीं करेगा, 0 वैल्यू होगी नहीं चेक करेगा, नहीं जाने देगा। लेकिन a to z जब हम कैपिटलाइज करते हैं, सॉरी a to z जब हम स्टैरिक के साथ लिखते हैं तो स्टैरिक का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू जितनी मर्जी हो। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा ओबैद लिखा, वो इसको अब एक्सेप्ट कर रहा है। मैं लिख देता हूँ ओबैद स्पेस देके UR स्पेस देके REHMAN, लेकिन ये इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसकी वजह क्या है कि उबैदुर रहमान के अंदर स्पेसेस आ गई हैं, अब यहां पे स्पेस भी अलाउ नहीं है। ठीक है, अब जो चीज आपने अलाउ करवानी है इस A to Z के अंदर ही लिखनी है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस भी एक्सेप्ट करे तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूं, तो देन यहाँ रिफ्रेश जाके करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं उबैदुर रहमान, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखते लिखते कहीं पे नंबर आ जाता है कोई बीच में तो वो उसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा। क्यों? ये देखें यहाँ पे 4, 5 इसके अंदर करेक्ट नंबर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद अगली बात आ जाती है कि मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल मतलब स्मॉल ABC और कैपिटल ABC दोनों अलाउ हो तो आपको क्या करना पड़ता है, विदाउट स्पेसेस A to Z ये पैटर्न खुद समझ लेता है। इसका मतलब है ये A to Z वैल्यू आए और यहाँ पे कैपिटल A to Z और स्पेस, 3 चीजें अलाउ हमने की है। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज इंटर करेंगे, पहले कैपिटल हम कैपिटल करैक्टर लिखते थे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। अब ये देखें मैं कैपिटल करैक्टर भी लिखूं, ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक और फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि अगर एक बंदा आता है वो फॉर्म के अंदर इसी पैटर्न के ऊपर स्पेसेस इंटर कर दे, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा? 10-12 स्पेसेस इंटर की वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न तो फिर गलत हो गया।
इसका तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर भी दे सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स के ऊपर क्या क्या चीज वो चेक करे। आपको पता है कि इस वक्त मिनिमम जो नेम होता है वो 3 कैरेक्टर का लाजमी होता है, जैसे कि अली फुल नेम की बात की जाए तो मैं यहां पे लिख देता हूं A to Z विदाउट स्पेस देना है, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर आप 3 देंगे कि मिनिमम 3 से लेके कॉमा लगा दें आगे जितने मर्जी हो। यहां पे आप दे सकते हैं अगर 50 तक देना चाहते हैं तो 50 दे देंगे कि कम से कम 3 हो और मैक्सिमम 50 हो। अगर ये नहीं देंगे इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चले मैं सर्च करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं अली, अली की बजाय AL भी लिख देता हूं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको अली लिख दूं तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे अली अहमद मैं लिखता हूं वो उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्पेस आ गया है, ठीक है। स्पेस हमने अलाउ नहीं किया, ठीक है। अब अली अहमद इकट्ठा करके लिखा तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं लगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अली 3 कैरेक्टर का पहले आए उसके बाद जो मर्जी स्पेसेस देते रहें, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका मतलब यह है कि कम से कम 3 या उससे ज्यादा जितना मर्जी आ जाए उसके बाद हमें पैटर्न लगाना पड़ेगा A to Z या स्पेस आगे स्टैरिक देना चाहते हैं स्टैरिक भी ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मतलब के देना चाहते हैं कि मैक्सिमम लिमिट देना चाहते हैं कि 50 या 60 या 70 तक जाए या 15 तक जाए वो भी दे सकते हैं। मैं फिलहाल स्टैरिक या प्लस दे देता हूं। प्लस देने के बाद या इसको मैं जरा सर्च करता हूं। अब मैंने लिखा यहां पे अली, ठीक है। अली के ऊपर सबमिट किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेस दिया, सबमिट किया, देन एक्सेप्ट किया। अब यहां पे मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। यहां पे हमने प्लस लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 कैरेक्टर मिनिमम तो ये चेक करेगा ही करेगा, लेकिन चौथे के ऊपर प्लस है। प्लस का मतलब ये है कि इस पैटर्न में उसने बताया कम से कम एक रिकॉर्ड लाजमी एंटर करो, एक कैरेक्टर, चाहे वो स्पेस हो, चाहे कैपिटल ABC हो, चाहे स्मॉल ABC हो, इनमें से एक लाजमी करो। अगर मैं यहाँ पे स्टैरिक करता हूं तो देन 3 के ऊपर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, 3 एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अली करके सबमिट करता हूं तो ये सबमिट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूं इसका मतलब ये है कि मिनिमम 4 कैरेक्टर मेरे एक्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। 4 नंबर पे वो कोई भी हो सकता है, जैसे अली स्पेस या अली को सिर्फ मैं सबमिट करता हूं, नहीं हो रहा, स्पेस दे के भी सबमिट करूं तो देन ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न लिखने का तरीका होता है। ये पैटर्न इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि यूजर कभी भी आपके फॉर्म में गलत डेटा पुट ना करे, ठीक है। बहुत से पैटर्न है, हमें डेटा उस हिसाब से मतलब कि जिस तरह का डेटा हमने सबमिट करवाना होता है उस तरह हमें उसका पैटर्न करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। उस पैटर्न के अलावा आप डेटा इनपुट करने की कोशिश करोगे तो वो उसको सबमिट नहीं होने देगा। चलें, इसी तरह हम एक काम करते हैं कि एक मोबाइल फोन का, जो पाकिस्तानी मोबाइल फोन है, उनका एक डेटा मतलब के पैटर्न तैयार करते हैं। हमें पता है कि हमारे पाकिस्तानी फोन में 0345 46 11 233 ये एक नंबर है, ठीक है। ये टोटल 11 डिजिट होते हैं। अगर आप कंट्री कोड लगाएं तो फिर ज्यादा होते हैं, लेकिन कंट्री कोड के अलावा बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक डिजिट है और हमारे पास इस पर 4 से 5 नेटवर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। हर नेटवर्क के ये 4 डिजिट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिजिट मैच हो सकते हैं, लेकिन ये चारों नेटवर्क के डिजिट मैच नहीं हो सकते। चले इसका पैटर्न हम बनाते हैं। इसका पैटर्न मैं इसी इंटर मोबाइल नंबर लिख देता हूं, मोबाइल, ठीक है, यहां लिख देता हूं। हमें पता है कि एग्जैक्टली हमारे नंबर जो है 11 डिजिट का होता है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान में रखनी है, इसका मतलब हमने मिनिमम डिजिट अगर 11 हो और मैक्सिमम भी 11 हो तो देन ही ये आपका नंबर एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहां पे एक बार याद रखिएगा, हर नेटवर्क का हमें पता है कि जो जितने भी हमारे 5 किस्म के नेटवर्क है, जैसे यू फोन है, टेलीनॉर है, जैज है, वारिद है और जोंग है, सबका जो फर्स्ट नंबर है वो 0 से ही शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, आगे कोई करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ
एक पहले डिजिट को चेक करेगा, दूसरा डिजिट 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? सब नेटवर्क का ये दो पार्ट सेम होते हैं, मैंने 3 लिख दिया। लेकिन थर्ड डिजिट जो है 4 जो है वो डिफरेंट होता है हर नेटवर्क का। जैसे जैज का 0300 से स्टार्ट होता है, 0307 तक जाता है, ठीक है। यूफोन का 0330 से स्टार्ट होता है और 0337 या 0338 तक जा रहा है, ठीक है। तो जो फोर्थ नंबर नेटवर्क है वो प्रीफिक्स है हर नेटवर्क का डिफरेंट। जैसे वो जैज का आ जाता है 0, ठीक है, जोंग का 1 है, वारद का 2 है, उसके अलावा टेलीनार का 4 है, यूफोन का 3 है, ठीक है। इस तरह इसका मतलब है 0 से ये 4 तक मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड डिजिट है ये आप 0 से 4 तक कोई भी डिजिट इंटर करेंगे एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन यहां से गलती में आप 5 इंटर कर देते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो 5 है ये हर किसी में तकरीबन 0 से 9 तक जा रहा है, तो हम यहां पे लगा देंगे 0 से 9 तक चेक करें, ठीक है। इसी तरह ये जो जितने 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 डिजिट हैं ये भी 0 से 9 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से ये देखा जाए तो ये डिजिट हैं ये सारे 0 to 9 जा रहे हैं। हमें लहदा लिखने की बजाय हम इसके आगे करली ब्रैकेट में लिमिट दे देंगे, ठीक है, लिमिट दे देंगे। और ये डिजिट जो है ये हर नेटवर्क के लहदा होते हैं, तो इस वजह से हमने इनको लहदा लिख दिया। मैंने 0 to 9 इसको क्या किया, करली ब्रैकेट में लिखूंगा। कितनी लिमिट देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे डिजिट हैं ये 0 से 9 के दरमियान ही होने चाहिए, मतलब कि कोई भी डिजिट हो सकता है। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। जब 8 यहाँ पे सिंगल वैल्यू लिखिए इसका मतलब है कि एग्जैक्टली यही डिजिट होना चाहिए, इतने ही डिजिट होने चाहिए। इसका मतलब है 8 डिजिट यहाँ पे 9 10 11 डिजिट हमारे पूरे हो रहे हैं। अब 8 से नीचे डिजिट होंगे देन भी ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, 8 से ऊपर डिजिट होंगे देन भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर पहले 3 नंबर जो हैं, पहला नंबर 0 के अलावा कोई होगा देन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरा नंबर 3 के अलावा कोई होगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, तीसरा नंबर 0 से 4 के अलावा कोई होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलें इसको जाके प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं जी, मैंने नंबर लिखा यहाँ पे सिंपल, ये 0345461123 सबमिट किया, एक्सेप्ट कर लिया। चलें दोबारा नंबर लिखते हैं 0345461123 3 के आगे मैं 1 एक एक्स्ट्रा नंबर लगा देता हूँ, सबमिट करता हूँ। ये देखें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हमने 11 दी हुई है, तो उसने 11 से ऊपर एक्सीड करने पर एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह मैं इसको 11 की बजाय 10 कर देता हूँ देन भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2 कंडीशन हमारी पूरी हो गई एग्जैक्टली, मतलब के नंबर 11 होंगे तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। फिर दूसरे नंबर पे था, यही नंबर लिखता हूँ। लिखने के बाद ये 0 की बजाय मैं पहले में 1 कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब इसका 0 होना जरूरी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके सबमिट करता हूँ तो ये देखें हो गया। इसी तरह दूसरा नंबर 3 की बजाय मैं 2 पुट करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो वो सबमिट नहीं हो रहा। अगर मैं 4 पुट करूं तो भी वो सबमिट नहीं होगा। इसका मतलब है ये एग्जैक्टली 3 होना चाहिए, सबमिट किया, हो गया। अच्छा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे मैं 0 पुट करूंगा, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। 1 पुट करूंगा, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। 2 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। 3 पुट करूंगा, एक्सेप्ट हो गया। 4 एक्सेप्ट हो रहा है, ये देखें। और अगर ये मैं 5 पुट कर देता हूं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसको वैलिडेट कर लिया कि अब यूजर के लिए बहुत कम चांस होगा कि वो गलत डेटा इंटर करे, ठीक है। एक पैटर्न जो होता है, पैटर्न क्या होता है, एक तरीकाकार होता है कि इस तरीकेकार के यूज करते हुए आप मतलब के डेटा इंटर करेंगे, इसके अलावा आप डेटा इंटर नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह हम हर किसी टाइप के डेटा, जिस तरह टाइप का हमारा डेटा होगा उस टाइप का डेटा के ऊपर हम पैटर्न बना के यूजर को रोक सकते हैं ताकि वो गलत एंट्रियां ना करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको पैटर्न
जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ये पैटर्न का मतलब क्या होता है, तरीकाकार, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बताया। अगर आपको किसी भी डेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनाना आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना के बता दूं। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत सी टाइप का होता है, एक टाइप का डेटा नहीं है। हर डेटा को यहाँ पे पूरा करना सिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी में मसला आता है तो इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको वीडियो फॉर्म में पूरा पैटर्न डिजाइन करके बता दूं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी, और HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।